और आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का जो ब्रह्मशास्त्र बैच है, जो सामाजिक विज्ञान के लिए चल रहा है सब्जेक्टिव प्रश्नों का, आज उसका क्रैश कोर्स की भाग करें तो छठा दिन आ गया। ठीक है, क्रैश कोर्स भाग 7 और ब्रह्मशास्त्र बैच जो है ओनली फॉर सामाजिक विज्ञान, जिसको आप सोशल स्टडीज बोलते हो, SST का सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कार्य करता है ये। अब देखेंगे पहला प्रश्न आ गया है हिस्ट्री से कि सर नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखना है। किस पे बाबू? नमक सत्याग्रह पर। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक सत्याग्रह से आरंभ हुआ है। बात पहले समझिए सही से, अपने में हीजे नहीं करिए। अपने में हीजे करना है, घर जाके क्वेश्चन पूरा रहबे करता है, करते रहिए। आपके पास सुबह से लेकर अभी तक क्वेश्चन भी था ना जी पूरा। समझाते समय टीचर के बात को ज़्यादा समझिए, ठीक है। बाकी हिजे करना है तो आपके पास गैस पेपर भी है, क्वेश्चन भी है, मॉडल पेपर भी है, सब चीज़ है, पूरा उसे में हिजे करते रहिए, उधर फायदा करेगा आपको। लेकिन समझाते समय समझने के ऊपर ध्यान देना हमको। तो कह रहा है कि सर नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखना है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना। नमक कानून जो है अंग्रेज सरकार बना दी थी और गांधी जी चाहते थे कि वो नमक कानून क्या करें, हम भंग कर दें। जो नमक कानून बना है भारत में उसको क्या कर दे, हम भंग कर दे। 12 मार्च 1930 को अपने 78 विशेष सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ किया। अब आपको बताना है कि देखिए, नमक कानून को भंग करने के लिए, समझना है पहले प्रश्न को, नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को पूरे 78 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाले। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। 24 दिन तक की लंबी यात्रा हुई। कितना दिन तक की यात्रा चला? 24 दिन तक के। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया सब। साबरमती आश्रम से लोग कहां पहुंच गए? दांडी। ये जो है दांडी यात्रा कितना तारीख के शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। कितना व्यक्तियों के साथ? 78। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को सब कहां पहुंच गए? दांडी। दांडी पहुंचने में कितना समय लगा लोगों को? 24 दिन लगा। वहां पहुंच करके उन्होंने समुद्र के पानी से क्या किया? नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून को क्या किया गया? भंग कर दिया गया। मतलब गांधी जी जो है समुद्र के पानी से नमक बना करके और उसके कानून को क्या कर दिए? भंग कर दिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा कब निकला था? 12 मार्च 1930। दांडी लोग कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930। कितना दिन की लंबी यात्रा थी? 24 दिन की। कितना व्यक्तियों के साथ शुरू हुआ था? फिर बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए साथ में। अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न कहता है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण की गति प्रदान की है कैसे? देखिए, जो कोयला उद्योग है बापू, कोयला एवं लोहा और कोयला जो है आज के औद्योगिकीकरण के दम गति दिया है। गति समझते हैं, रफ्तार दिया है। अगर ये दोनों को हटा दिया जाए ना तो समझिए कि औद्योगिकीकरण में कोई गति नहीं रहेगा, कोई बढ़ावा नहीं रहेगा। कहता है वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जैसे मान लिया कि हमारा जो वस्त्र उद्योग होता है, जो कपड़ा के कंपनी होती है, वो किस पे ज्यादा निर्भर करती है? तो कोयले और किस पे? लोहे के उद्योग पर। कोयला और लोहा के, क्योंकि वस्त्र उद्योग जो होगा, जैसे मान ली कि कपड़ा वाला कंपनी है तो किस पे निर्भर करेगा? लोहा पर निर्भर करेगा। और दूसरा में कोयला चाहिए उसको, तभी ना कंपनी पूरा चल पाएगा। इसीलिए अंग्रेज ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। इंग्लैंड में लोहा और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। सन 1815 में कहां पे? हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 1815 में हम्फ्री डेवी ने क्या किया?
खानों में काम करने के लिए किस प्रकार के एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में हेनरी वेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग और भी अधिक बढ़ावा देने का काम किया। इस तरह से कोयला एवं लौह उद्योग जो है औद्योगिकरण की गति प्रदान किया है। अगर हम मान लिया जाए कि कोयला के कंपनी बंद कर दे, लौह उद्योग बंद कर दे, कोयला बंद कर दे और लौह उद्योग बंद कर देंगे तो आज हमारा कंपनी बहुत पीछे चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी बाबू लौह उद्योग पर ही आधारित है। अगर ये आज मार्कर भी बन रहा है तो किस पे आधारित है? लौह, क्योंकि जिस कंपनी में बन रही होगी वहां सब लोहा के समान होगा। अगर लोहा के समान वहां से हटा दिया तो कौन सी साचा में ढला के आएगा? ढला के आएगा। तो लौह जो उद्योग है सब औद्योगिकरण को क्या किया? एक गति दिया, एक नई रफ्तार सबको देने के काम किया था। अगला प्रश्न है, कहता है राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? आखिर बताइए, ये राजनीतिक पार्टी के लोकतांत्रिक देश में क्या जरूरत है, ये समझाना है। तो लोकतांत्रिक, हमारा भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? जनता मालिक होता है ना। और एक जनता जो से एक सरकार चुन देती है, वो सरकार पूरे शासन को, व्यवस्था को चलाती है। लोकतांत्रिक देश इसी को नहीं कहते हम लोग। भारत किस प्रकार के देश है? लोकतांत्रिक। तो भारत में राजनीतिक पार्टी की क्यों आवश्यकता पड़ गया, क्यों जरूरी है? तो देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए इसलिए जरूरी है, सबसे पहले कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण कैसे होता है? बहुमत से होता है। दूसरा में राजनीतिक दल जनमत का निर्माण में सहायक है। राजनीतिक दल जो होता है, जनमत जो होता है, ठीक है, जनमत के निर्माण में जो होता है इसका अहम भूमिका होता है राजनीतिक दल के, तथा जनता एवं जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है। राजनीतिक पार्टी जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टी है बाबू, बीजेपी है या आरजेडी है या यूनाइटेड है, बहुत सारे पार्टी है नहीं। तो इसके लोकतांत्रिक देश में क्या आवश्यकता है इसको? तो सबसे पहले बोलेंगे कि सर लोकतंत्र में तो सरकार का जो निर्माण होता है बहुमत से होता है, पहली बात। दूसरा में कि राजनीतिक दल जो है से जनमत का निर्माण में सहायक प्रदान करता है। और तीसरा काम है जनता में जागरूकता को ही बढ़ाता है। अगर पार्टी नहीं रहेगा तो जनता को जागरूक कौन करेगा, ठीक है, तो जागरूकता को बढ़ाता है। तीसरा में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है, मतलब जनता और सरकार को जोड़ते रहता है। कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? जनता और सरकार को जोड़ के रखना। और चौथा है विरोधी दल के रूप में ये सरकार को मनमानी पर रोक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगला दल काम कर रहा है मनमानी, तो दूसरा दल रहेगा तो क्या करेगा? उस पर रोक लगाएगा। जैसे मान लीजिए आज बिहार में मनमानी करेगा, गठबंधन की सरकार है, तो एनडीए वाला क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? विरोध करेगा कि आप गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए राजनीतिक दल क्या है? बहुत जरूरी है। कैसे देश में? लोकतांत्रिक देश में आवश्यक पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, सरकारी सेवा हम किसको कहते हैं? तो जब देश या राज्य की सरकार नागरिकों को काम के बदले में जो वेतन देती है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, उसको क्या कहते हैं हम? सरकारी सेवा कहते हैं। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, काम करने के बदले हमको वेतन देती है और हमको अलग अलग जगह पे काम करवाती है। जैसे रेलवे में काम करवा सकती है, सरकारी अस्पताल में काम करवा सकती है, पुलिस थाना में काम करवा सकती है। तो सरकार जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम लेती है उसी को क्या कहते हैं हम? सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण भी है, जैसे में सैन्य सेवा, ये क्या है? सरकारी सेवा है। शिक्षा सेवा सरकारी भी आता है। और स्वास्थ्य सेवा और अभियंत्रण सेवा, ये सब क्या है? यह वित्त सेवा, ये सब किस में आते हैं? सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। कुछ इसमें जो निजी सेवा, जैसे शिक्षा सेवा जो है, जैसे कुछ निजी भी होता है। स्वास्थ्य सेवा कुछ निजी भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है? सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका पहले सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सेवा क्षेत्र में शिक्षा को सबसे ऊपर श्रेणी में रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि सेवा क्षेत्र में श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि का सर्वाधिक महत्व होता है, जो शिक्षा का प्रसार से ही संभव है। जैसे मान लिया जाए कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा को इस तरह पर इसलिए माना गया क्योंकि शिक्षा ही रहेगा तभी क्या कर पाएंगे? सब कुशल मजदूर रह पाएंगे और कुशल कार्य मिल पाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र के
विकास के लिए सबसे प्रधान आवश्यक है, मतलब बोल सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज़रूरत होता है और शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए, तभी देश डेवलप कर पाएगा। क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा से अपना हक को न मांग कर पाएगा। जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र में काम करें, किसान है, द्वितीय क्षेत्र में कोई द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहा है कंपनी में, और तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा, शिक्षा को तृतीय क्षेत्र में रखा गया। अगर मान ली कि प्रथम वाले क्षेत्र को और द्वितीय वाले क्षेत्र को लोग को जब शिक्षित नहीं करेंगे तो अपना अच्छा तरीका से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेवा क्षेत्र में शिक्षा को अहम भूमिका होता है। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों एवं ईंधन में के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ करते हैं, यातायात के ईंधन के रूप में, जैसे गाड़ी मोटर में उपयोग होता है। इसके अलावे बड़े बड़े कंपनियों में जो मशीन जो चलती है औद्योगिकीकरण में, उसमें भी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र में, उर्वरक में, रसायन उद्योग में, कीटनाशक दवा में और कृत्रिम रबड़ बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन विनाश के दो प्रमुख कारक को उल्लेख करना है। जो वन का जो विनाश हो रहा है, इसकी दो कारण बताना है। तो पहला कारण है कि जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग की क्या जरूरत है, जलावन की जरूरत है, फर्नीचर की जरूरत है, मकान निर्माण में जैसे गेट उट लगाना है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो जलावन ज़्यादा मांग होगा, फर्नीचर का सामान का ज़्यादा मांग होगा, मकान बढ़ेगा तो दरवाजा चाहिए लकड़ी का। तो इससे क्या होगा, वन विनाश होगा। इसके वजह से क्या, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, वन का विनाश हो रहा है। और किसके वजह से, आवासीय क्षेत्र का प्रसार के कारण, मतलब घर मकान आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से भी क्या हो रहा है, जंगल के लोग अंधाधुंध कटाई कर दे रहे हैं। तो ये दो कारण है जिसके कारण वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। अगला कारण बताना है, लौह और अलौह खनिज में अंतर बताना है। तो लौह खनिज किसको कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसको हम लौह खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, अलौह खनिज। लौह खनिज में कौन कौन आ गया, लौह खनिज का अयस्क जो है, लौह अयस्क है मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसका लौह खनिज का उपयोग होता है किसके लिए, इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। अलौह खनिज में कौन आया, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये सब आ गया। इसका उपयोग कहाँ होता है, जेवर में, सिक्का में, बर्तन में, बक्सा, तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये आप डिफरेंट दोनों के बीच लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 54। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण बताना है। तो पहला कारण क्या है कि बिहार में बाढ़ आ जाता है, तो उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिमालय से जो नदियां निकलती है जिसके वजह में बहुत सारा पानी बहता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बिहार में बाढ़ आ जा रही है। तीसरा कारण क्या है कि नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम जाती है। तली की गहराई, यहाँ उल्टा हो गया, कम हो जाती है। गहराई क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि नदियों में सिल्ट जम जाता है, तो नदी जैसे भरा गया तो अब पानी का तो कहाँ जाएगा, नदी में तो गड्ढा है नहीं, तो ऊपर ही छितराएगा एक प्रकार से, तो उसके कारण भी बिहार में बाढ़ आती है। बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तन करते रहते हैं। बिहार के जो नदियां हैं ना, हमेशा बार बार मार्ग बदल देती है, जिसके वजह से भी क्या होता है कि बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार के मैदान भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित हो, मतलब बोल सकते हैं कि उत्तरी बिहार के छोटे छोटे नदियां भी जो होता है पानियों से एकदम लथपथ भरा हुआ आता है, जिसके वजह से बड़े नदियों का पानी उसमें जा नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले फुल होता है, जिसके वजह से भी बिहार में बाढ़ आती है। अब अगला है कि बाढ़ से होने वाली हानिकारक की विवेचना कीजिए। तो बाढ़ से पहला क्या होता है, अपार धन और जन की हानि होती है, मतलब धन की भी और जन की भी हानि होती है। फसलों की भी बर्बादी हो जाती है बाढ़ आने से, महामारी फैल जाता है बाढ़ आने से। फिर क्या, परिवहन व्यवस्था ठप एकदम हो जाता है, मतलब सड़क उड़क पर कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलने लगेगा। फिर वनस्पति और जीव जंतु के भी क्षति पहुंचता है। ये बाढ़ आने का
वजह से। बोलिए, तो आज जो है क्लास क्लियर हुआ? किसी कहीं पे प्रॉब्लम्स हुआ तो बोलिए, उसको दोबारा समझाया जाएगा। कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया बोलिए। और ये प्रश्न आपको आज कहाँ से लिया गया? आज का जो टेस्ट था उसी में से सब उठाया गया है, ठीक है। बंद करो।